हेलो चारुस्मिता। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सुनाई दे रहा है ना आवाज क्लियरली? यस मैम। सिमरन। यस हेलो। मैम। सुनाई दे रही है ना आवाज? यस मैम। ओके। तो आप देख सकते हो ना स्क्रीन पे, पैसेज 4 है ना, इसको रीड करेंगे। तन्मय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब इन द मिडिल। जस्ट हाँ एक को चारुस्मिता से एक बात बस पूछना है। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। हाँ चारुस्मिता, बात करो सर से। डिम्पल, हाँ। यस सर। तुमको वो स्टडी मटेरियल मिल गया क्या? नो सर, अभी तक नहीं मिला। अच्छा, वो बाहर गार्ड भैया को वैसे मैंने दिया था, उनको दे दूंगा तो मिल जाता है ना? यस सर। ठीक है, तो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ वो पहुंचा है कि नहीं। ठीक है। ओके। थैंक यू मैम। ओके सर, मोस्ट वेलकम। मैम। यस। मैम, ये जो पैसेज है ये हम लोग को जो मिला है वो उसमें नहीं है क्या? आप लोग को क्या मिला है? अभी कुछ शीट्स मिली है क्या? शीट्स, हाँ, वो जो पहले दिए थे स्टार्टिंग में उसमें से नहीं नहीं, है। तो उसी में से है। RC1 है ये तो। मुझे लगता है तुम्हें मिला होगा। हाँ हाँ, मिला है। अच्छा अच्छा, आरसी है वन ना? है। हाँ हाँ। ओके ओके। हाँ, उस समय शुरू शुरू में हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए थे ना, तो अभी मैं इसको आराम से करवा रही हूँ। ये पैसेज तो शायद ही हुआ होगा तुम लोगों का। हम्म।
हो गया पैसेज रीडिंग? यस मैम। ओके, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. बोथ सेट्स ऑफ रूल्स is being referred to which of the following? ऑप्शन सी। Yes, correct. और ये कैसे मिला आपको, कैसे पता चला? मैम ये तो पैसेज में ही पूरा बताया, इसी के ही बारे में है। ई वे हाँ से ही स्टार्ट किए थे। हाँ, ये देखो यहाँ पर रूल्स की बात हुई ना, तो पहले रूल्स यहाँ पर ये डिस्कस हुए हैं और फिर उसके बाद सॉलिड वेस्ट के लिए जो रूल्स है वो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, यानी दोनों यही है. ओके गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज? क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस, very good. Effective disposal of waste. Yes. Out of the following options, what can be said about the tone of the author in the last paragraph? यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे एसोबिक, इसका मतलब होता है हार्श. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है डाइडैक्टिक, इसका मतलब होता है एजुकेशनल. ठीक है. हाइपरबोलिक का मतलब होता है हाइपरबोलिक का मतलब होता है ओवरस्टेटेड, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल देना, एग्जैजरेट करके बोलना. और सर्टोरियल का मतलब होता है स्टाइलिश। स्टाइलिश. ठीक है. ऑप्शन तो बी। यस, एजुकेशनल, क्योंकि हमको ऑथर जो है कुछ समझाना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग to the word given in bold as used in the passage. Hazardous. सी। डेंजरस। Yes, hazardous का मतलब dangerous होता है. अब बाकी को देखते हैं. Cumbersome. Cumbersome means slow and complicated. Next word है presumptuous. It means failing to observe the limits of what is permitted or appropriate. मतलब जो लिमिट बांधी है आप उसको अवॉइड करते हो या नहीं देख पाते हो, तो वो प्रिजम्पचुअस होता है. और बैनल मतलब होता है ऑर्डिनरी. ठीक है. ओके, तो यहाँ पर डेंजरस इसका आंसर है. नेक्स्ट. चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज. फिजिबल. ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। डी। देखो यहाँ पर ऑपोजिट इन मीनिंग की बात हुई ना, तो चारुस्मिता, फिजिबल का जो मतलब है वो तुम बोल रहे हो. ठीक है. तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट लेना है ना हमको. फिजिबल है विच कैन बी डन, है ना. तो यहाँ पर इसका आंसर ना डी होगा. अनवायबल, नॉट कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली. ठीक है. तो प्रैक्टिकल उसका मीनिंग है, लेकिन अनवायबल जो है वो एंटोनिम है. ओके. चलो ठीक है, ये पैसेज हो गया. अब हम एक और पैसेज देखते हैं. पैसेज नंबर 5 देखिए.
हो गई रीडिंग? यस मैम। Okay. So the first question is, which one of the following words from the passage means unavoidable? ऑप्शन ए। Yes. Inexorable, उसका मतलब ही unavoidable है। अब माइग्रेट देखते हैं। माइग्रेट का मतलब होता है many, innumerable, ठीक है। और excruciatingly, painfully, इसका मतलब है painfully। 1 second। ठीक है। और बैंडवैगन का मतलब होता है करंट ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा रहता है उसको बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best summarizes the main idea of the passage? ऑप्शन बी। देखो, देखो ये जो मेन आइडिया है, ठीक है, ये मेन आइडिया जो होता है ये एक ग्लोबल क्वेश्चन है। ग्लोबल क्वेश्चन है, ठीक है। ग्लोबल क्वेश्चन का मतलब है आपको पूरे पैसेज को देखना है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप पूरे पैसेज को फिर से पढ़िए। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको ओवरऑल ये ध्यान में रखना है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बेस्ट समराइज कर कह रहा है वो, है ना। समरी किस में से निकलेगी, या फिर मेन आइडिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जिस बारे में बात हो रही है वो है टेलीमेडिसिन, ठीक है। तो अगर आप क्लोजिंग लाइंस को देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, ये एकदम लास्ट लाइन है ना, तो यहां से ही आपको वो बात निकल के आ जाएगी कि बेस्ट समराइज कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बी है कि इट इज टाइम टू अनलीश द फुल पोटेंशियल ऑफ टेलीमेडिसिन विथ कॉग्निजेंस ऑफ इट्स पॉसिबल फ्लॉज। तो यहाँ पे साफ तौर पे इसकी बात, कॉग्निजेंस की बात, यानी नॉलेज भी होना चाहिए हमको कि इसकी क्या, इसके अंदर क्या कमी है या क्या गड़बड़ कहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये बी ऑप्शन ही इसका आंसर है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a significant factor contributing in slow employment of telemedicine in India? बताइए। ऑप्शन डी। नहीं, ऑप्शन डी नहीं है। देखो यहाँ पर इस पैसेज में, यहाँ पर आप देखो, हम्म, इसको रीड करो, इस नहीं नहीं, सेंटेंस को ऑप्शन रीड बी। करो। ऑप्शन बी। हाँ, तो यहाँ पर आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ रेगुलेशंस regarding the use of telemedicine consultations and medication systems, ठीक है। तो इसीलिए ए वाला जो है वो नेगेटिव बोल रहा है, टोन मिसमैच हो रहा है, टेलीमेडिसिन वाज नेवर एम्प्लॉयड इन इंडिया, ऐसा नहीं बोला गया है। और सी, जो टेलीमेडिसिनल सोसाइटी ऑफ इंडिया फेल्ड इन इट्स एफर्ट, तो इसकी बात भी पैसेज में नहीं हुई है। तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो बी इसका आंसर है। बी। हम्म। Next, telecommunication-based medication has the potential for an easy outreach because, ऑप्शन डी। मैम yes, very ऑप्शन डी। good. Yes, ये बिल्कुल दिया हुआ है ना पैसेज में, एडवांटेजेस जो गिनवाई गई हैं पूरा पढ़ लो तो ये आपको मिल जाएंगे। What is the meaning of the expression shot in the arm used in the passage? ये पैसेज में यूज हुआ है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? सी। ऑप्शन सी। Yes.
पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन समथिंग। समथिंग। अच्छा, हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइंग समथिंग प्रिसाइसली, एकदम सही सटीक बात बोलना, सही पॉइंट निकालना, ठीक है। और बुल्स आई क्या होता है? बुल्स आई। सेंटर ऑफ अ टारगेट, ठीक है, जो हमारा टारगेट है उसका ठीक सेंटर पॉइंट। चलो, हो गया ये पैसेज। अब हम बात करते हैं, सिमरन म्यूट कर लो अपने आप को, है ना, कुछ साउंड क्रिएट होती है। चलो, अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्टाइल ऑफ राइटिंग की। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 12 स्टाइल्स दिए हुए हैं। मैं उनको आपको बता देती हूँ एक एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला है नरेटिव। नरेटिव मतलब अगर आपको कोई पैसेज ऐसा दिखे जिसका स्टाइल ऑफ राइटिंग नरेटिव है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अ स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स, तो वो एक प्रकार से स्टोरी के फॉर्म में आपके सामने आता है। फैक्चुअल, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो जहां पर भी फैक्ट्स की बात हुई है और ये ऑप्शन आपको वहां दिखता है। स्टाइल ऑफ राइटिंग के बारे में जब क्वेश्चन आता है तो अगर 4 ऑप्शंस में से एक फैक्चुअल करके भी होगा तो डेफिनेटली फैक्चुअल ही होगा। इंफॉर्मेटिव, प्रोवाइडिंग यूजफुल और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, जिस पैसेज से हमको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिले वो इंफॉर्मेटिव है। एक्सप्लेनेटरी मतलब इंटेंडिंग टू एक्सप्लेन, इस टाइप के जो पैसेजेस होते हैं वो हर एक जो डिस्कशन में जो पॉइंट्स होते हैं, जो सभी पॉइंट्स होते हैं उसको एलैबोरेट करते हैं। जैसे मान लो ह्यूमैनिज्म की बात हो रही है, तो ह्यूमैनिज्म के बारे में जो भी पॉइंट्स आएंगे उसको वो एक्सप्लेन करेगा, एक एक आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा? अगर ह्यूमैनिज्म पे पैसेज है तो वहां पर ह्यूमैनिज्म की डेफिनेशन, उसके करेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके फंक्शंस, सबको एक एक करके डिस्क्राइब करता जाएगा वो, तो वहां पर डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी में एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव दोनों आ जाता है, इसलिए अगर मान लो आपको स्टाइल ऑफ राइटिंग पूछ रहा है और पैसेज में ऐसा आपको लग रहा है कि दोनों चीजें हुई हैं, डिस्क्राइब भी कर रहा है एक्सप्लेन भी कर रहा है और एक्सपोजिटरी दिया भी है और डिस्क्रिप्टिव भी दिया है, तो आप एक्सपोजिटरी ही चुनना, क्योंकि दोनों चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट है एनालिटिकल, रिलेटिंग टू और यूजिंग एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग। इलस्ट्रेटिव, serving as an example or explanation. Next time, methodical, done according to a systematic or established procedure. Next है argumentative, using or characterized by systematic reasoning. अगर passage investigative है तो concerned with investigating something, और diagnostic होगा concerned with diagnosing. वैसे ज्यादातर जो passages देखने में आते हैं वो या तो narrative हो सकते हैं, फैक्चुअल हो सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव, इंफॉर्मेटिव, एक्सपोजिटरी, एनालिटिकल, इस टाइप के देखने में आते हैं। बाकी डायग्नोस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्गुमेंटेटिव, मेथोडिकल, इलस्ट्रेटिव, ये इस टाइप के देखने में नहीं आए हैं, ठीक है। हाँ, कोई पैराग्राफ हो सकता है, किसी पैराग्राफ में पर्टिकुलर में ऐसा डिस्कशन हुआ हो तो वो पर्टिकुलर पैराग्राफ के रिगार्डिंग होगा, बाकी ये कॉमन है जो शुरू में दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टोन ऑफ पैसेज। ये बार बार क्योंकि क्वेश्चन आता है इसीलिए आपको इसको देखना जरूरी है। यहाँ पे 15 पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो टोन्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक है ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर ऑथर की टोन ऑब्जेक्टिव है मतलब न्यूट्रल और एंड डिटैच्ड, मतलब वहां ऑथर अपनी कोई बात नहीं रख रहा इसलिए वो न्यूट्रल है। सब्जेक्टिव है मतलब वहां पर ऑथर अपना एटीट्यूड और इमोशंस दिखाएंगे। सब्जेक्टिव को आप पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर देखें, जो भी टोन्स हैं वो है एग्रेसिव। अगर एग्रेसिव है मतलब फोर्सफुल है। अपैथेटिक मतलब इमोशनलेस, नॉट इंटरेस्टेड, तो ये ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में ही आ जाएगी। अपोलोजेटिक मतलब एक्सप्रेसिंग रिमोर्स या रिग्रेट। ह्यूमरस, फनी एंड अम्यूजिंग। इंट्रोस्पेक्टिव, कंसिडर वंस ओन इंटरनल स्टेट ऑफ फीलिंग्स। बलिजरेंट है तो एग्रेसिवली हॉस्टाइल। अब यहाँ पर ये सब एटीट्यूड शो हो रहा है। अपैथेटिक हो गया, ठीक है, अपोलोजेटिक हो गया, ह्यूमरस है, इंट्रोस्पेक्टिव है, यहाँ पर ऑथर अपने एटीट्यूड को, इमोशंस को दिखा रहा है, मतलब ये सब सब्जेक्टिव की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है।
अपैथेटिक सॉरी इज इमोशनलेस, तो वहां पर सिर्फ इमोशनलेस है तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी एग्रेसिव है, अपोलोजेटिक, ह्यूमरस, इंट्रोस्पेक्टिव और बलिजरेंट, ये सबके सब सब्जेक्टिव की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है बायस्ड, फेवरिंग वन थिंग पर्सन ग्रुप ओवर अनदर फॉर पर्सनल रीजन, ये भी सब्जेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। कमीसरेटिंग, यूज टू एक्सप्रेस ग्रीफ और शो सिंपैथी फॉर अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम प्रीजुडिस प्रैक्टिसेस और कल्चरल नॉर्म्स। अब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऑथर जो है एक पर्टिकुलर किसी चीज पर बात करें। नेक्स्ट है कंडेंसिंग और पेट्रोनाइजिंग, एन एटीट्यूड ऑफ पेट्रोनाइजिंग सुपीरियरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग पर्सन ग्रुप, ठीक है। डॉगमैटिक है, asserting opinions in an arrogant manner, dictatorial, इस टाइप का टोन कभी देखने में नहीं आया लेकिन ये होती हैं टोन्स। इमोशनल, इजीली अफेक्टेड बाय फीलिंग्स, एक्चुएटेड बाय एक्सपीरियंसिंग लव, हेट, फियर, इमोशनल हो सकते हैं। यूफेमिस्टिक है, एक्सप्रेसिंग डिसलाइक और डिसएग्रीमेंट विदाउट बीइंग ऑफेंसिव और ब्लंट, ठीक है। यहाँ पर ये यूफेमिस्टिक भी आता है देखने में। ग्रैंडियोस में मोर कॉम्प्लिकेटेड, एलाबोरेट देन नेसेसरी, पॉम्पस, ये भी बहुत कम देखने में आता है। लॉडेटरी, प्रेजिंग समवन, जैसे अगर मान लो कोई एपीजे अब्दुल कलाम की तारीफ कर रहा है, उसमें उसमें पैसेज लिखा है, तो वो लॉडेटरी की कैटेगरी में आ जाएगा। पेडेस्ट्रियन है, नीदर इंटरेस्टिंग नॉर कॉम्प्लेक्स टू कॉमन प्लेस, तो बहुत जो ऑर्डिनरी टाइप के पैसेज होते हैं वो पेडेस्ट्रियन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी पैसेजेस बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, जो स्टाइल हमने किया है, स्टाइल और टोन, ठीक है, स्टाइल ऑफ राइटिंग या टोन ऑफ पैसेज, ये इतना लिमिट नहीं कर सकते कि यही वर्ड्स हैं, यही आपको ऑप्शंस में भी दिखेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इनसे मिलते जुलते मिल जाएंगे आपको, उसके हिसाब से आपको दिमाग लगा के फिर चुनना होगा। अब यहाँ पर आप देखें, read the following passages or statements carefully and identify the tone of the author। अब आपको क्या करना है, एक छोटे छोटे पैसेज को आपको रीड करते जाना है और आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा इसका सही आंसर है। चलिए, मुझे लगता है 2-2 मिनट में हो जाएगा या 1-1 मिनट में ही हो जाएगा। पहला वाला देख लीजिए आप, स्टार्ट। फैक्चुअल। मैम ऑप्शन बी। यस, वेरी गुड, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो अब देख लेते हैं, ऑप्शन बी है तो हम्म ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर आप बाकी ऑप्शंस को भी देख लीजिए एक बार। जैसे कॉस्टिक है, अब यहाँ पे साइंस की बात हो रही है, फैक्ट की बात हो रही है, तो वो कॉस्टिक कैसे हो सकता है, क्योंकि कॉस्टिक का मतलब होता है हर्टफुल, ठीक है, कॉस्टिक मीन्स हर्टफुल। और सटारिक, सटारिक का भी मतलब वही है कि ह्यूमरस वे में किसी को क्रिटिसाइज करना। और सिनिकल मतलब होता है डाउटफुल, ठीक, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हम्म इसको देखो। ऑप्शन ए। यस, इट इज एडमायरिंग। यहाँ पर बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अब ये भी कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड ही बात हो रही है, लेकिन कोई फैक्ट नहीं बताए जा रहे हैं यहाँ पर। डार्विन की तारीफ कर रहे हैं ऑथर, तो वो बता रहे हैं कि डार्विन हैड अ गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ एनी गुड नॉवलिस्ट, तो यहाँ पे बिल्कुल तारीफ हो रही है, फर्स्ट लाइन से पता चल जाता है। दूसरा है लंपूनिंग, लंपूनिंग का मतलब होता है पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है, न्यूट्रल एंड डिटैच, और सरकास्टिक भी मैंने बता दिया आपको अभी। कॉस्टिक, सटायरिक, सरकास्टिक, ये सब एक ही है। हर्टिंग, जहां पे भी हर्टिंग है वहां सरकास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो, टोन बताइए।
ऑप्शन डी, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ऑथर न्यूट्रल और डिटैच्ड है। यहाँ पर एक डिस्कशन सा हो रहा है। If anyone now thinks that biology is sorted, they are going to be proved wrong. The more that genomics, bioinformatics and many other newer disciplines, तो यहाँ पे ऑथर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है, ऑथर अपना व्यू पॉइंट नहीं रख रहे हैं ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑथर तो डिस्कशन ही कर रहे हैं सबसे पहले तो। नेक्स्ट देखते हैं मेंडेशियस। मेंडेशियस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, मतलब जो ऑनेस्ट नहीं है। और डिनिजरेटिंग का मतलब होता है स्पीकिंग अबाउट समवन इन अ नेगेटिव वे, नेगेटिवली स्पीक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर वो है एनालिटिकल है। यहाँ पर ऑथर एनालिसिस कर रहे हैं और मतलब डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और बता रहे हैं वो। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, एनालिटिकल है इसका आंसर। इसको देखिए। मैम, जैसे हाँ जी बड़े बड़े बोलो। पैसेज में जो हाँ, नंबर वाला आता है उसमें भी तो एनालिटिकल मतलब टिक करते हैं हम लोग, जैसे कोई नंबर वाला या परसेंटेज वाला क्वांटिटी होता है तो। नहीं ऐसा मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? मतलब। जैसे कोई हम लोग पैसेज रीड कर रहे हैं, अगर वो हाँ पैसेज कौन सा मतलब टोन ऑफ पैसेज बताना है, और अगर हम्म उसमें फिगर वाला दिया हुआ है टर्म, जैसे परसेंटेज में है कुछ इतना परसेंट हाँ हाँ पीपल या जो भी हाँ। है, तो उसमें भी तो एनालिटिकल यूज करते हैं ना हम लोग। नहीं ऐसे नहीं देखो कह सकते। देखो क्या होता है कि एक तो सबसे पहली चीज कि क्या क्या ऑप्शंस हैं वो आपको देखना है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि डेटा है अगर, तो वो एनालिटिकल ही होगा। हो सकता है ऑथर डेटा बता रहे हो और वो फैक्चुअल की कैटेगरी में आ गया तो, हम्म। ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर हमको टोन पता करना है तो हमको वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स, ऑथर ने क्या वर्ड्स और स्टेटमेंट्स यूज किए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके देती हूँ। अभी जैसे यहाँ पर आया कि ऑथर न्यूट्रल है क्या, ठीक है। अगर मान लो ऑथर न्यूट्रल है तो वो किस टाइप की स्टेटमेंट बोलेंगे। एक पैसेज करवा रही थी मैं, उसमें लिखा हुआ था, ऑथर कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो मनी के बारे में बता रहे थे कि मनी को कैसे इन्वेस्ट करना। तो उसमें उन्होंने ये बोला कि अगर रिच लोग जो हैं अपना पैसा किसी गलत जगह लगा देते हैं, जैसे किसी ऐसे बिजनेस में या प्रॉफिट मेकिंग में लगा देते हैं, और उनको भारी नुकसान होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पैसे वाला इंसान गड्ढे में गिर जाता है तो क्या दिक्कत है। तो अब इस स्टेटमेंट से आप क्या समझोगे कि ऑथर को कोई लेना देना नहीं है रिच पीपल से। ऑथर जो है उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल न्यूट्रल है, उनको साइडलाइन कर दिया ऑथर ने ना। तो उस टाइप के पैसेज में आप ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा किससे हमको पता चलेगा ऑथर क्या सोचते हैं। हमको वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं ऑथर, और स्टेटमेंट्स कैसे यूज कर रहे हैं। अगर ऑथर डेटा मात्र बता रहे हैं, कहीं से वो बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में ये छपा है, तो वो एनालिटिकल ही होगा। ये डेटा से नहीं पता चलेगा, ये उनके वर्ड से और स्टेटमेंट से पता चलेगा। अगर ऑथर बहुत सारी रिपोर्ट्स का डिस्कशन कर रहे हैं और तब कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं तो फिर हम बोलेंगे कि एनालिटिकल है, ठीक है। एनालिटिकल है, फैक्चुअल है, ये सब मिलते जुलते रहते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा। कभी भी आप देखना ये एक साथ ऐसे ऑप्शंस नहीं आएंगे कि चार ऑप्शंस में किसी में दे दिया एनालिटिकल फैक्चुअल, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो तुमको उतना भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, उसके लिए तुम निश्चिंत रहो। अब ये वाला पैसेज पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। हम ऑप्शन ए। नहीं सर, डायरेक्ट नहीं है। हम्म। चलो मैं बताती हूँ इसको। देखो आप, नो रैशनल मैन कोग्निजेंट ऑफ द फैक्ट बिलीव दैट द एवरेज निग्रो। अब यहाँ पर ऑप्शन ना सी। निग्रो की, हाँ ऑप्शन सी है। यहाँ पर ना निग्रो की बात हो रही है और यहाँ पे कंपैरिजन भी
किया जा रहा है। आप देखो ना, लास्ट बिग ब्रेन्ड एंड स्मॉलर जॉर्ड, ये किनके लिए है? ये जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, है ना, जो भी अंग्रेज हैं या गोरे लोग जो होते हैं, उनके लिए बोला जा रहा है। और उसके उनकी तुलना किससे की जा रही है? नीग्रोस से। उनको बोला जा रहा है, उनको बहुत सारे अलग अलग तरीके से इंसल्ट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे स्टिल लेस द सुपीरियर ऑफ द वाइट मैन, तो यहाँ पे व्हाइट मैन के साथ उनकी तुलना हो रही है। तो सटायरिक ये सटायरिक नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शंस देखो ना। अगर मान लो और कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम बोल सकते थे कि हाँ सटायरिक है, लेकिन यहाँ पर ये सटायरिक नहीं है। यहाँ पर क्लियरली बिलिटलिंग, यानी ये बिल्कुल इंसल्टिंग है। ठीक है। और सैंग्विन का मतलब होता है होपफुल एंड कॉन्फिडेंट, और ट्रेजिक मतलब तो आपको पता ही है, दुख की बात होती है जहां पर बहुत इमोशंस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखो। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मैम सी होना चाहिए। यस, वेरी गुड। डायडैक्टिक ही है इसका आंसर, है ना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। और केबलिंग का मतलब होता है मेकिंग ट्रिवियल ऑब्जेक्शंस ऑफन ओवर स्मॉलर इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स, छोटी मोटी चीजों पे ऑब्जेक्शन उठाना। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखो। ऑप्शन ए। यस, अब यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन ए होगा? क्योंकि हम बाकी ऑप्शंस को जैसे देख रहे हैं। जैसे सिनिकल, सिनिकल मतलब मैंने आपको बताया था, डाउटफुल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑथर डाउट कर रहे हैं क्या? नहीं, ऑथर एक कुछ बात नहीं। बता रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अब्यूलियंट का मतलब है ओवरफ्लोइंग विथ एनर्जी, है ना। तो ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। और डिनिजरेटिंग का मतलब होता है नेगेटिव बोलना किसी के बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही ठीक लग रहा है, क्योंकि ऑथर कुछ बात तो बता रहे हैं जिससे कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ठीक है कि वहां पर ऑथर कोई इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं। ऑथर बस बता दे रहे हैं, जैसा क्या जैसा है वैसा बता दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखो। ये क्या होगा? फिलोसॉफिकल। यस, फिलोसॉफिकल। वेरी गुड, वेरी ऑप्शन गुड, बी। फिलोसफिकली है, हाँ। सिनिकल मैंने आपको बताया डाउटफुल होता है, ऑब्जेक्टिव भी आपको पता है न्यूट्रल डिटैच, और कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ डीप थिंकिंग। ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी ये क्लियर नहीं है कि जो जिसको बोला जा रहा है ये सारी बातें, वो सच में वैसा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बुरे तरीके से बोला जा रहा है, बुरी बात बोली जा रही है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत इंसल्टिंग भी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही बोल रही है वो, तो यहाँ पर मेकिंग ट्रिवियल ऑब्जेक्शंस ओवर अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, तो केवलिंग ही होगा। रेवरेंशियल का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, और सरडोनिक का मतलब सरकास्टिक होता है। हम्म। नेक्स्ट देखिए। मैम नैरेटिव। हाँ, नरेटिव, बिल्कुल सही, स्टोरी जैसा है, नरेटिव है। बताइए इसको। ब्रिलियंट। नहीं, नहीं, सरकेस नहीं। सरकास्टिक। यस, यस, एब्यूलियंट का मतलब होता है ओवरफ्लोइंग विथ एनर्जी, आपके अंदर बहुत एंथुजियाज्म है। तो यहाँ पर विक्रम लाइक्स वर्क, इट फैसिनेट्स हिम एंड ही कैन सिट एंड लुक एट इट फॉर आवर्स। तो काम तो करने के लिए होता है ना, उसको देखना मतलब मजाक उड़ा रही है वो। यहाँ पे वो उसको हर्ट कर रही है, ठीक है, हर्टिंग है ये। अब मेंडेशियस एक वर्ड दिया है यहाँ पे, इसका मतलब होता है डिसऑन। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ो, बताओ। ऑप्शन सी। सरकास्टिक। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और सैंग्विन यहाँ पर जो वर्ड है, इसका मतलब होपफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ऑप्शन सी। यस, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर लिंक जोड़ के बताते जा रहे हैं, बहुत एनालिसिस भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बता रहे हैं बस, इसीलिए डिस्क्रिप्टिव ज्यादा सही लग रहा है, एनालिटिकल नहीं होगा। एनालिसिस नहीं किया जा रहा है यहाँ पे किसी चीज का। नेक्स्ट, इसको देखो। एनालिटिकल। यस, करेक्ट, एनालिटिकल होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो।
क्रिटिकल। यस, यहाँ पर आप देखिए, रेवरेंशियल का मतलब है रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल। तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है या नहीं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ट्रेजिक भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ ट्रेजेडी जैसी चीज तो यहाँ नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है, एक्ट्स ऑफ आइडियोसी। आइडियोसी मतलब होता है एक्सट्रीमली फुलिश या सेंसलेस बिहेवियर। तो यहाँ पर क्या है, अगर क्रिटिकल दिया हुआ है तो यानी कहीं ना कहीं जो डिसएग्रीमेंट है, डिसअप्रूवल है ऑथर जो है, तो यहाँ पर क्रिटिकल ही सही है, क्योंकि ऑथर यहाँ पर आइडियोसी वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब वो ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट वाला, देखो। हम्म, मैम पैराग्राफ तो समझ नहीं आ रहा है बट ऑप्शन। नहीं, पैराग्राफ को नहीं समझना है, लेकिन आपको ये बात समझ में आ रही है कि वो क्या चाह रहा है उन लोगों से। कॉमरेड्स, ही परसुएसिव। क्राइड, यू डू नॉट इमेजिन, है ना, मतलब वो अपनी बातों में ले रहे हैं। तो परसुएसिव, परसुएट करना चाहते हैं, कैपेबल ऑफ कन्विंसिंग और इन्फ्लुएंसिंग समवन। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बस यही है। चलो, अब एक पैसेज और है, उसको भी देख लेते हैं। ये क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर है, इसको जल्दी से रीड करिए, फिर हम डिस्कशन करेंगे, फिर क्लास फिनिश हो जाएगी।
हो गया पैसेज रीडिंग। मैम वो लास्ट वाला पैराग्राफ का थोड़ा सा। ठीक है, रीड कर लो आप। मैम वो हम्म। कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम है उसमें? नहीं नहीं। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। हो गया? चलो डिस्कस कर लें। यस मैम। ओके। Which of the following does best describe attitude of the author towards rich people? ऑप्शन बी। Option? ऑप्शन सी। सी। Yes. Yes, it is option C। और ये यहाँ पर आप देखो, रिच पीपल के बारे में यहाँ पर उन्होंने बोला भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। एसिड्यूअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज? सी। नहीं, ऑल ऑफ द अबव। ये सब दिया हुआ है। जैसे कि द ऑथर डिफेंड्स द करंट मनी क्रेडिट सिस्टम, तो ये लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है ना। ठीक है, ऑथर ने यहाँ पर बात की है। वैसे तो पूरा पैसेज मतलब पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन सही है। दूसरा, थर्ड पैराग्राफ में आप देखो, द ऑथर रिजेक्ट्स द आइडिया दैट द सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट क्रिएट्स मनी एंड आर बिजी डिबेसिंग इट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये थर्ड पैराग्राफ में आपको क्रिप्टो करेंसी एंथुजियास्ट्स करके दिखेगा, डिबेसिंग करके भी दिखेगा। ये तो बी भी है। और सी वाला, द ऑथर बैक्स द प्रोटेक्शन ऑफ पुअर फ्रॉम मेनेस। मेनेस का मतलब होता है डेंजर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। तो ये यहाँ पर उन्होंने
ये जो रिच पीपल के बारे में बोला है ना, ये बिल्कुल ये है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट, विच rhetorical device is employed in cryptocurrencies are just the latest alchemy? ये जो स्टेटमेंट है इसमें कहाँ पे और क्या यूज हुआ है, ये वाली बात बोल रहे हैं, रिटोरिकल डिवाइस की बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चंस भी, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको मैं बता दूं एंटीथीसिस क्या होता है। व्हाट इज एंटीथीसिस? juxtaposition of opposing ideas। तो एक एग्जांपल से उसको समझते हैं। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो दोनों टाइप के आइडियाज एक साथ लिखे हुए हैं तो वो ऑपोजिट में हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एंटी थीसिस। थीसिस मतलब आइडिया और एंटी मतलब अपोजिंग आइडियाज। अब मेटाफर देखिए, नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है जहां कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, विदाउट यूजिंग लाइक और एज, है ना, तो मेटाफर है। और पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, when non-human entities are described as if they have human feelings। तो यहाँ पर जैसे मैंने मेटाफर आपको बोला, तो टाइम इज अ थीफ, एक एग्जांपल भी दे देती हूँ, टाइम इज अ थीफ। यहाँ पर लाइक, टाइम इज लाइक अ थीफ नहीं बोल रहा है, तो वहां पे टाइम इज अ थीफ यानी बिल्कुल क्लियरली बोल दे रहा है। वो तो वो कंपैरिजन तो है लेकिन मेटाफर है। और पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर मैंने कहा कि नॉन ह्यूमन एंटिटीज को जैसे ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स कर रहे हैं, एक्शंस हैं, उस टाइप से दिखाते हैं। तो जैसे द सिटी नेवर स्लीप्स, तो सिटी इज पोर्ट्रेड एज अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली अवेक एंड एक्टिव। अब डी वाला ऑप्शन देखिए, सिनेक डोश, ये एक रेटोरिकल डिवाइस है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा है कि अ पार्ट ऑफ समथिंग is used to refer to the whole or the whole is used to refer to a part। उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा a part of something is used to refer to the whole, तो part for the whole कैसे, जैसे मैं बोलूं nice wheels, तो व्हील्स रेफर टू द होल क्लास। मतलब मैं व्हील्स यानी जो टायर्स है उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि कार बहुत अच्छी है, तो मैंने बोल दिया नाइस व्हील्स। अब होल इज यूज्ड टू रिफर टू अ पार्ट, यानी होल फॉर अ पार्ट कैसे होगा, इंडिया वॉन द मैच। अब यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो क्रिकेट टीम गई थी या जो भी फुटबॉल टीम थी जो अभी मैच खेलने गए थे, तो वहां पर पूरे टीम ने जीता ना, लेकिन हमने बोल दिया इंडिया रिफर्स टू द इंडियन क्रिकेट टीम, नॉट द एंटायर कंट्री। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि ये जो डिवाइसेस है, डिवाइसेस बहुत सारी होती हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए, तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज आर जस्ट द लेटेस्ट ऑल कैमी, तो ये जो बोल रहा है यहाँ पर कौन सा रिटोरिकल डिवाइस यूज हुई है वो बताओ। मेटाफर। यस, वेरी गुड, मेटाफर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज बेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज। सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन कौन से ऑप्शन में मिलता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन ए इसका आंसर है, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि ऑथर पहले आर्ग्यूमेंट रखते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इसीलिए बस द ऑथर प्रेजेंट्स हिज आर्ग्यूमेंट्स एज वेल एज एक्सप्लेन्स हिज व्यूज। नेक्स्ट, व्हाट डू द क्रिप्टोकरेंसी एंथुसियास्ट्स रिलाई ऑन। सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है ये पूरा का पूरा। ऑप्शन डी। यस, वेरी गुड, ये यहाँ पे पूरा दिया हुआ है ना, ये ठीक है, पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। होपफुली ये पैसेज भी आपको समझ आया होगा। और आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके, मैं क्लोज कर थैंक रही यू हूँ मैम। क्लास। ओके, मोस्ट वेलकम।